हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने देखा था ईएसआई का चालू क्वेश्चन पेपर, जो कि 26 फरवरी 2019 में हुआ था। उसी के हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन देख लिए थे। हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। उसके साथ नोटिफिकेशन के आइकॉन के साथ ऑल के आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। तो आपको सारी जो भी आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज हैं और जो वैकेंसीज के से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको वो भी समय से मिलती रहे। आपको एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी आपको समय से जानकारी होती रहे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज़ में। तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने जो देखे थे उसमें से लास्ट क्वेश्चन ये था, कंसीडरिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन ए रिजर्वायर माइट बी। जो इन्फेक्शन का एक रीजन होता है वो कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई की वजह से होता है। और आप अगर इसके साथ नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं भी बनाना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। आपको ये सारा मटेरियल रिटर्न में मिलेगा हमारी वेबसाइट www.nursingfuture.in पर। और हम आपको जो पढ़ा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ही इंटरफेस से पढ़ा रहे हैं। आपको जैसे इसमें दिख रहा है उसी तरह से आप वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 31st क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो इसलिए प्राप्त की जाती है। तो इसके ऑप्शन में दिया गया, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि बॉडी से प्रोड्यूस नहीं होती है, हमें आउटसाइड से दी जाती है। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो किसी पर्पज़ की वजह से दी जाती है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए हैं और हमारा वैक्सीनेशन हो गया, जो कि किसी पर्पज़ की वजह से हमें एक्स्ट्रा आउटसाइड इम्यूनिटी दी जाती है, उसको आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर है कि इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के थ्रू ये इम्यूनाइजेशन हमें प्रोवाइड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रिक्वायर द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव आई वियर व्हेन। जब हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रिक्वायर होते हैं कि आँखों में जो कवर लगा के पेशेंट साइड में काम करना होता है, वो किस कंडीशन में होता है। तो इसके ऑप्शन में दिया गया व्हेन ए वुंड ओजिंग ब्लड। अगर किसी घाव से ब्लड निकल रहा है तो उस टाइम पे भी हमें आँखों में आईवीआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन्वेसिव प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड, अगर कोई प्रोसीजर होने जा रहा है। केयरिंग फॉर पेशेंट विद कफ, अगर कोई पेशेंट कफ में है, खांसी कर रहा है तो। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है देयर इज ए डेंजर ऑफ बॉडी फ्लूइड इस प्लेसिंग। अगर कोई बॉडी फ्लूइड ऐसा निकल रहा है जिससे छींटे पड़ने की संभावना होती है, उस टाइम पे हमें आई वियर है जो प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में पहनने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के रूप में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑल एल्डरली पेशेंट टू बी मोर ससेप्टिबल और टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एजेड पर्सन होते हैं, वो इन्फेक्शन के लिए बहुत ससेप्टिबल होते हैं। उसका एक कारण है कि ए डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है उसमें उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है, बॉडी की जो एफिशिएंसी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उनका जो इम्यून फंक्शन है वो भी डिक्लाइन होने लगता है। इसकी वजह से वो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेडिकल असेप्सिस डिफर फ्रॉम सर्जिकल असेप्सिस इज दैट इट इज़ इमेज। कि जो मेडिकल असेप्सिस होता है वो सर्जिकल असेप्सिस से कैसे डिफरेंट होता है, उसका क्या मेन रीजन होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि स्टेरिलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट, किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। बाकी सारे जो प्रोसेस हैं वो सर्जिकल साइड में भी होता है, लेकिन सर्जिकल साइड में जो सी नंबर का ऑप्शन है कि प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सर्जिकल साइड में नहीं होता है। सर्जिकल साइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए कोई प्रिकॉशन नहीं रखा जाता है, जो कि मेडिकल में ही रखा जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर इन द हॉस्पिटल सेटिंग इज प्रिवेंटेड बाय, कि जो हॉस्पिटल में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाला जो इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन मेथड है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें दिया गया है डिसइंफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन स्पेशल सॉल्यूशन, फिल्टरिंग एयर इन द हॉस्पिटल, चेंजिंग बेड लिनन डेली। और फिर नेक्स्ट है वॉशिंग हैंड थोरोली एंड फ्रिक्वेंटली। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से फैलने वाला इन्फेक्शन है उसको एक इसी कैटेगरी से रोका जा सकता है कि हमें फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश अच्छी तरह से करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन व्हाट वे कुड हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड इन ए इफ वन ऑफ द किचन एम्प्लॉय इन इज इन द रिजर्वायर। अगर कोई हॉस्पिटल का जो अगर कोई किचन का जो स्टाफ है उसको हेपेटाइटिस ए है तो बाकी सब लोगों को हेपेटाइटिस कैसे फैलेगा। यहाँ पे हेपेटाइटिस ए की बात हुई है और जो हेपेटाइटिस ए है वो फीकल ओरल रूट से फैलता है। तो इसमें जो होगा इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में बताया गया है कि वाइल ही स्पीक एंड स्नीजिंग थ्रो ड्रॉपलेट रूट, अगर वो बोलेगा या छींकेगा तो ड्रॉपलेट रूट से इन्फेक्शन फैलेगा तो नहीं फैलेगा, क्योंकि हेपेटाइटिस से फीकल ओरल रूट से फैलता है। नेक्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि वाइल ही कफ आउट थ्रो ईयरबोर्न रूट, कि अगर वो अपना जो थूकता है या खांसी करता है उसको जो भी स्पुटम आता है उसको बाहर फेंक देता है, उससे भी नहीं होगा। ही इफ ही सस्टेन ए कट थ्रू ब्लड बॉर्न, अगर उसको कोई भी कट लग गया है तो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ओरल फीकल रूट थ्रू हीज हैंड, ओरल फीकल रूट से फैलता है तो उसके हाथों के थ्रू बाकी सब लोगों को हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि द बैक्टीरिया दैट रिटेन द स्टेन इन ग्राम मेथड ऑफ स्टेनिंग इन, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो ग्राम स्टेनिंग मेथड में उसका जो ग्राम स्टेनिंग का स्टेन है वो पकड़ के रखता है, वो उसके ऊपर बना ही रहता है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ब्लड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उन पर ग्राम स्टेनिंग कल्चर किया जाता है, उनका ग्राम स्टेनिंग कल्चर पॉजिटिव आता है। इसमें ट्यूबरकुलर बैसिलाई और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई इस कैटेगरीज के बैक्टीरिया आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द लीवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू पोर्टर सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय, कि जो लीवर के बैक्टीरियाज होते हैं वो सर्कुलेशन में पाए जाते हैं, सर्कुलेशन में होते हैं, सर्कुलेशन के वे में पाए जाते हैं, वो कैसे डिस्ट्रॉयड होते हैं। तो सीलिया के थ्रू डिस्ट्रॉयड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू डिस्ट्रॉयड होते हैं, या कफर सेल के थ्रू डिस्ट्रॉय होते हैं, या ल्यूकोसाइड्स के थ्रू डिस्ट्रॉय होते हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो कफर सेल है। कफर सेल क्या होती है? कफर सेल एक ऐसी सेल होती है जो फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, और ये जो भी आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसमें भी काम करती हैं। जो फैगोसाइटोसिस होता है, जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको जो सेल्स इनगल्फ कर लेती हैं, खाती हैं, उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन रीमेटॉइड आर्थराइटिस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज द वैल्यू विच इज सिग्निफिकेंट इज, जो र्यूमेटाइडेड आर्थराइटिस होता है, मतलब जिसको हिंदी में गठिया की बीमारी भी कहते हैं, वो जब अपने एक्यूट फेज पे हो तो वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कौन सी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी होगी। तो इसका आंसर है ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेशन होगा। ESR एलिवेटेड सेडिमेंटेशन रेट, जो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे है, जो बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, आर्थराइटिस में भी जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, उनमें स्टिफनेस बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द कॉमनेस्ट ड्रग बीच इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, अगर किसी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है। जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होता है, ये ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत इचिंग विचिंग हुआ। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बहुत ही सीवियर कैटेगरी का रिएक्शन होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है। तो उस टाइम पे हमें कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंजेक्शन एफिनेफ्रिन। और ये जो इंजेक्शन
इंजेक्शन एफिनेफ्रिन है, इसको इंजेक्शन एड्रीनलिन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के टाइम पे कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे, तो वहाँ पे एफिनेफ्रिन एज वेल एज एड्रीनलिन कुछ भी लिखा हो तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये दोनों एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। एफिनेफ्रिन भी वही है और एड्रीनलिन भी वही है। ये लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन कंडीशन होती है उसमें दिए जाते हैं, जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक ही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस इन पेशेंट विद एकेलेक्सिया। एकेलेक्सिया क्या होता है, इसमें पूछा गया है कि जो एकेलेक्सिया के पेशेंट में मेन साइन और सिम्टम होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि एकेलेक्सिया क्या होता है। जो एकेलेक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अपना जो ईसोफेगस होता है, तो ईसोफेगस के जो लोअर पार्ट, ईसोफेगस का जो लोअर पार्ट है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है और जो फूड है हमारे स्टमक में जाने से रोकता है। तो इससे जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्फेजिया की, मतलब वो खाने को जो भी हम फूड खाएंगे उसको निगलने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे डिस्फेजिया की प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो ईसोफेगस है वो अपने लोअर पार्ट में रिलैक्स नहीं है, तो जो हम फूड खा रहे हैं वो आसानी से पेट के अंदर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द की डाइटरी एडवाइस गिवन फॉर पेशेंट विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इज, कि अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है तो उसको कौन सी डाइट के लिए एडवाइस किया जाएगा। हाई फाइबर डाइट विद लॉट्स ऑफ फ्लूइड, ये भी दिया जाएगा। फिर इसका सी नंबर जो है टू अवॉइड प्रोटीन एंड कैल्शियम टू टेक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो इसमें टू अवॉइड कैफीन, टोबैको, बियर, मिल्क एंड कार्बोनेटेड बेवरेज, जो भी प्रिजर्व फूड्स हैं उनको मना किया जाएगा। कैफीन है, कॉफ़ी है, तम्बाकू है, बियर है, मिल्क है, इस तरह के फूड जो हैं वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में मना किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द इन्फ्लामेटरी एक्सुडेटिव फेस ऑफ वुंड हीलिंग बिल लास्ट फॉर, जो इन्फ्लामेटरी फेस चलता है वुंड हीलिंग में, वो जो इन्फ्लामेटरी रेट का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 to 20 डेज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस यूजली इनहिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज, जो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट होते हैं उनका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको अपेंडिसाइटिस है। तो इसमें जो राइट आंसर बताया गया वो बताया गया है रिबाउंड टेंडरनेस एट द MC बर्नी पॉइंट, जो MC बर्नी पॉइंट होगा उसके आसपास टेंडरनेस हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग ये MC बर्नी पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट दिखा रहे हैं ये MC बर्निंग पॉइंट वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट के आसपास टेंडरनेस हो जाएगा तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक एक्सपीरियंस बाय ए पेशेंट विद डिप्रेशन इज, कि अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो सिम्टम्स होगा वो पेशेंट के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर है कि डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट। जिस पेशेंट को डिप्रेशन होगा उसका मूड है वो डिप्रेस हो जाएगा, उसको खुशी नहीं होगी और किसी भी चीज़ में उसकी रुचि नहीं होगी, तो लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक क्लासिकल सब्सटेंस दैट increase the sensitivity of pain reported by enhancing the pain provoking effect by bradykinin is, कि जो पेन सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं द क्लासिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन, जो ऐसे हमारी बॉडी में ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पेन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, रिपोर्टेड बाय इनहेंसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन इज, और जो पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट को इन्हेंस करते हैं मतलब बढ़ाते हैं वो ब्रेडिकाइनिन क्या है। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही हम पेन की कंडीशन को और ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि होमेंस साइन इज यूज टू असेस। होमेंस साइन किस में देखा जाता है, तो डीवीटी में देखा जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होमेंस साइन देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ सारे एग्जाम में आता ही है कि होमेंस साइन डीवीटी में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट विद बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एक्सेप्ट। जो हाइपरट्रॉफी जो बीपीएच के पेशेंट हैं उनमें प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कौन सी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक इसको छोड़ के, तो प्रोमोटिंग यूरिनरी ड्रेनेज को प्रमोट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड एट डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एसिड एज डाइट है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये एसिड एज डाइट क्या होती है, जो एसिड एज डाइट होती है उसमें एसिडिक जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनको बढ़ाया जाता है। जो एल्कलाइन फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एल्कलाइन की जो बेस है वो बढ़ जाता है, वो इन्फेक्शन का कॉज करते हैं। जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो इन्फेक्शन को कम करता है। और जो एसिडिक डाइट में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, सीरियल्स हो गए। और इसमें क्या होता है जैसे फ्रूट्स है, जूस है, मिल्क है, ये सब डाइट होती है, ये अल्कलाइन डाइट होती है। इन सब डाइट को रिड्यूस करना रहता है। जो एसिडिक डाइट होती है, मीट, फिश, एग, सीरियल्स, इन सब डाइट को बढ़ाना रहता है। और जो हमारा एल्कलाइन होता है वो 1 to 4 के उसमें देखा जाता है रेंज में। तो यहाँ पे जो 1 to 14 के उसमें देखा जाता है। तो यहाँ पे जो 7 का पॉइंट होता है वो मिड होता है। जो 7 से नीचे के होंगे वो एसिडिक होते हैं, जो 7 के ऊपर के पॉइंट होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। तो जो और 3 से नीचे के होते हैं उनको एसिडिक कहते हैं। और जो 7 से थोड़े नीचे होते हैं उनको एसिडिक कहते हैं। जो 7 से बढ़ते हुए होते हैं उसको स्लाइडली एसिडिक कहते हैं। जो इसमें ये भी पूछा जाता है कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है वो स्लाइट अल्कलाइन होता है। स्लाइट अल्कलाइन क्यों होता है, क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए उसको स्लाइट अल्कलाइन कहते हैं। तो एसिडिक और एल्कलाइन, ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सारे एग्जाम में एसिड और एल्कलाइन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसमें सी पॉइंट था कि एश्योर न्यूट्रिशन इन करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो बीपीएच के पेशेंट होंगे उनमें न्यूट्रिशन को भी एश्योर करना रहेगा, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको भी सही करना रहेगा। बस बीपीएच के जो पेशेंट होंगे उनमें हार्मोनल थेरेपी को नहीं देंगे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही है, जो कि प्री ऑपरेटिव केयर में एक नर्स को नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉन्टेक्स टेस्ट, जिसको पीपीडी भी कहते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। तो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि पीपीडी को और किस नाम से जानते हैं। तो उसमें कुछ नाम अलग अलग लिखे होंगे, माउंटेक्स, एलाइजा, अलग अलग लिखे होंगे। तो आप समझ जाए ना कि ये जो पीपीटी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स है इसको ही माउंटेक्स कहते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि माउंटेक्स टेस्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको पीपीडी नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा ये गया है कि जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव व्हेन द एरिथमा मतलब जो स्वेलिंग हो जाती है हाथ में, वो कितने तक मेजर किया जाए तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ पे 15 mm या उससे ज़्यादा हो तो फिर मॉन्टेक्स टेस्ट को पॉजिटिव माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिस्पॉन्सेस टू अवॉइड इन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है उनमें उन सबको फॉलो करने को मना करना चाहिए, उन सबको अवॉइड करना चाहिए किसको छोड़ के। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो भी नहीं पूछने चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, अगर हम पूछे आपने खाना खाया, हाँ या ना, तो पेशेंट है हाँ या ना बोल के छोड़ देगा। अगर हम उससे पूछते हैं कि आपने खाने में क्या खाया,
तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अगर हम उससे पूछेंगे आपने खाने में क्या खाया, तो वो हमें बताएगा कि खाने में क्या बना था। तो इस तरह के वो क्वेश्चन ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। एडवाइस गिवन, एडवाइस भी नहीं देनी चाहिए पेशेंट को अगर वहाँ पे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को सुनना है, इसलिए वहाँ पे हमें अपनी एडवाइस को नहीं रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि आर्ग्यूइंग एंड जजमेंटल रिस्पॉन्स, कि अगर हम थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के लिए किसी पेशेंट से कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे आर्ग्यू भी नहीं करनी चाहिए और जजमेंटल रिस्पॉन्स भी नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं तो वो पेशेंट फिर रेसिस्ट हो जाएगा और हमसे कोई भी कम्युनिकेशन करने को तैयार नहीं होगा। फिर नेक्स्ट में पूछा गया है कि रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग, जो पेशेंट बता रहा है हमें उस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए और उसकी बात पे क्लैरिफाई भी करना चाहिए, उसको बीच बीच में बोल के कि अच्छा आप ये कहना चाहते हैं, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं। तो इस तरह को रखना चाहिए और बाकी सबको अवॉइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहेवियरल क्लू ऑफ इम्पेंडिंग सोसाइटी आर एज फॉलोज एक्सेप्ट, कि जो बिहेवियरल क्लू होता है सुसाइड मतलब जो सुसाइडिंग पेशेंट होते हैं उनमें कौन सा व्यवहार देखा जाता है एक इसको छोड़ के, तो गिव अवे वैल्यूएबल पोजीशन, बिकम एनर्जेटिक आफ्टर ए पीरियड ऑफ सीवियर डिप्रेशन। फिर इसमें सी दिया गया है हाइपर विजिलेंस एंड एग्जैगरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स, विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज एंड प्लान्स, जो सुसाइड से पहले जो पेशेंट होते हैं उनके सुसाइड से पहले किस तरह के उनमें बिहेवियरल क्लू देखे जाते हैं। तो गिव अवे वैल्यूएबल पोजीशन, जो सुसाइडल पेशेंट होते हैं जिनको सुसाइड करने से 1-2 दिन पहले की अगर पेशेंट की हिस्ट्री में असेस किया होगा तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाने लगते हैं, वैल्यूएबल रिस्पॉन्स देने लगते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं, अभी लगता है ये पेशेंट थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में ये भी देखा जाता है कि जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक, सीवियर डिप्रेशन के टाइम पे बहुत एनर्जेटिक फील होते हैं, बहुत ही ऐसे लगता है कि अरे ये तो अपना सब काम कर ले रहा है, कितना एनर्जी आ गई है। और विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटी, ये साइन भी देखा जाता है। इसमें देखा गया कि हाइपर विजिलेंस एंड एग्जैगरेटेड स्टार्टल रिस्पांस, हाइपर विजिलेंस मतलब बहुत ही अचानक से कुछ अच्छा अच्छा अलग अलग काम करने लगे, ये वाला पॉइंट सुसाइडल पेशेंट में नहीं देखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग मेडिकेशन एक्सेप्ट, जो सिजोफ्रेनिया का मूड डिसऑर्डर में बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनको इस मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जाता है, इनको बाकी सारी मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है इसको छोड़ के। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट है उसमें लिथियम, वालपोरिक, कार्बामेजेपिन ये सारी यूज होती है एक एम्फेटामाइन को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम आर एज फॉलोज एक्सेप्ट, जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो उनमें सभी पॉइंट देखे जाते हैं कि इसको छोड़ के। तो इसमें है ट्रेमर, यूफोरिया, हेल्यूसिनेशन, एंजाइटी एंड इंसोम्निया। यूफोरिया को छोड़ के इसमें बाकी सारे पेशेंट देखे जाते हैं अगर कोई अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम का पेशेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट बुलिमिया नर्वोसा, जो बुलिमिया नर्वोसा है उन पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। The following are presenting symptoms or patient with catatonic schizophrenia except, जो catatonic schizophrenia पेशेंट है उनमें सारे सिम्टम प्रेजेंट होते हैं किसको छोड़ के, तो किसको छोड़ के डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच, की उनके जो बिहेवियर और उनका स्पीच है वो डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। बाकी ये जो तीनों पॉइंट लिखे हैं ये सब कैटाटोनिक schizophrenia में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट एंड एक्ट, रिचुअल, रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी इज टर्म है जो रिपीटेटिव होते हैं। आपको पता है किसी काम को रिपीट करते रहना, बोलते रहना किस में देखा जाता है, ओसीडी में देखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ फीटल वेल बीइंग इन फीटल हार्ट रेट इज, जो फीटल हार्ट रेट है इसमें फीटल हार्ट रेट का भी सिम्टम दिए गए हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो फीटल की नॉर्मल हार्ट बीट होती है, नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 120-160 बीट पर मिनट होती है। तो ये इसके वेल बीइंग का साइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉजिटिव डेफिनिट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज,
प्रेगनेंसी का पॉजिटिव डेफिनेट साइन कौन सा है? विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासाउंड। बाकी एमनोरिया है, यूटेराइन इनलार्जमेंट है, क्विकनिंग है, ये सारे प्रेगनेंसी के साइन है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट साइन पूछा गया, जो बहुत ही कंफर्म साइन हो, वो अल्ट्रासाउंड में बच्चे का दिखाई देना, ये डेफिनेट साइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पैरा इज डिफाइंड एट, जो पैरा होता है जिसमें ग्रेविडा पैरा जो प्रेगनेंसी देखा जाता है प्रेग्नेंट लेबर में, कि कितने बेबी का बर्थ हुआ है, कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, उसमें एक टर्म होता है पैरा। इसमें होता है द नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी गोन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वायबिलिटी, मतलब बच्चे को जन्म देने तक जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है उसको पैरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि RH निगेटिव मदर शुड रिसीव ग्लोबुलिन, RHO डी इम्यून। इसमें जो RH निगेटिव मदर होती है, इसमें जो स्पेशल इम्यून ग्लोबुलिन होते हैं, जिनको RH गम कहते हैं, रोगम के नाम से जो एक इंजेक्शन लगता है, जो अगर RH निगेटिव मदर है तो RH जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी को रोकने के लिए उसको NTD इंजेक्शन दिया, RHO डी इंजेक्शन दिया जाता है। तो हमारी सीरीज यहाँ पे 60 क्वेश्चन की सीरीज है, वो यहाँ पे पूरी हुई है। हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज को। तो आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में हुए थे, हम लोग वो अपनी सारी सीरीज में देखने वाले हैं, तो उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।